हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। बच्चों, कक्षा 11वीं नागरिक शास्त्र में अभी तक हमने दो पाठों का अध्ययन किया, जिसमें प्रथम पाठ था संविधान क्यों और कैसे। द्वितीय पाठ में मैंने चर्चा की थी संविधान में प्रदत्त अधिकार और कर्तव्य। हमारे लिए संविधान में कौन कौन से अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, इस बारे में द्वितीय पाठ में हमने चर्चा की थी। तृतीय पाठ चुनाव और प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है, चुनाव से संबंधित जो चैप्टर था तृतीय पाठ, इसको चूंकि बोर्ड के द्वारा 30% में कम कर दिया गया है, तो इस तृतीय पाठ का हम अध्ययन नहीं करेंगे। आइए आज हम चतुर्थ पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्यपालिका। बच्चों, कार्यपालिका अध्याय में हम प्रवेश करते हैं तो इसमें क्या क्या चर्चा होगी। प्रवेश, कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, भारत में संसदीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, भारत का उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का आकार, स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही, उत्तर प्रदेश, एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों का अभ्यास, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। चलिए विषय में प्रवेश करते हैं इस चैप्टर के। संविधान सभा के सदस्यों के सामने अनेक समस्याओं में से एक महत्वपूर्ण समस्या यह थी कि सरकार का कौन सा स्वरूप स्वीकार किया जाए। संविधान का जब निर्माण हुआ संविधान सभा का, तो उसके सामने ये समस्या थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटेन की संसदीय, अमेरिका की अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति और स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका पद्धतियों में से किसी एक का चुनाव करना था। संविधान निर्माताओं ने ऐतिहासिक अनुभव को ध्यान में रखकर संसदीय सरकार की स्थापना करना ठीक समझा। इस प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका के दो रूप होते हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरे वास्तविक कार्यपालिका। बच्चों, ये दो तरह की जो रूप बताए गए हैं, और नाम मात्र कार्यपालिका से अभिप्राय ऐसे प्रशासक से है जिसे संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति दी जाती हैं, परंतु व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता, अपितु उसकी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। भारत में नाम मात्र कार्यपालिका की व्यवस्था राष्ट्रपति के रूप में की गई है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप में या अपने अधीन अधिकारियों के द्वारा करेगा। परंतु इसके साथ ही अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था भी की गई है कि राष्ट्रपति को सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति उस परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74 की व्यवस्था से स्पष्ट है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुसार उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करना अनिवार्य है। जो मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, वह मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगी वह राष्ट्रपति को उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इसलिए राष्ट्रपति को भारत की नाम मात्र कार्यपालिका माना जाता है। दूसरी ओर मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद ही वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करती है। तो बच्चों, आपने देखा कि जो
कार्यपालिका का पहला रूप बताया, एक नाम मात्र की कार्यपालिका जिसे माननीय राष्ट्रपति जी जिस श्रेणी में उनको कहा जाता है, और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में निहित होती है, उस केंद्रीय मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। और उस केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही जो नाम मात्र की कार्यपालिका जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी आते हैं, उनको उस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों, ये एक नाम मात्र की कार्यपालिका भारतीय संविधान में मानी गई है और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम आगे कार्यपालिका क्या है इसका थोड़ा सा हम अर्थ भी जान लेते हैं बच्चों। अपने महत्व की दृष्टि से सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका है। प्राचीन और मध्यकाल में सरकार को सभी शक्तियों, कानून की रचना, कानून को लागू करना और न्याय संबंधी कानूनों का प्रयोग राजा या सम्राट द्वारा किया जाता था। आधुनिक लोकतांत्रिक युग में वर्तमान में सरकार के काम का भार 3 अंगों में बांट दिया गया है, और वह लेकिन व्यवहारिक रूप से सबसे अधिक उत्तरदायी कार्यपालिका भी उत्तरदायित्व कार्यपालिका का ही होता है। इसलिए आमतौर पर कार्यपालिका को ही सरकार समझ लिया जाता है। व्यापक अर्थों में कार्यपालिका में वे सभी कर्मचारी होते हैं जो प्रशासनिक कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर गांव के ग्राम सेवक तक सभी कार्यपालिका में शामिल होते हैं। परंतु संकुचित अर्थ में यदि देखा जाए तो कार्यपालिका का अर्थ सरकार के मुखिया और मंत्रिमंडल से ही होता है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के क्रम में कार्यपालिका शब्द का प्रयोग संकीर्ण अर्थ में किया जाता है। तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। लोकतांत्रिक देशों में 2 प्रकार की कार्यपालिका प्रचलित होती है या होती है, जिसमें एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है और दूसरी स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जैसा कि अभी जस्ट हमने अभी चर्चा की थी, जिसको नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका कहा गया था, उसे राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। और दूसरी जो स्थायी कार्यपालिका होती है जिसमें सभी सरकारी अधिकारी वर्ग आता है, प्रशासनिक वर्ग आता है। आइए थोड़ा और विस्तृत देखते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका सरकार से संबद्ध है, जिनको जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनाव द्वारा चुनती है। उदाहरण के लिए भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मंत्री आदि चुनाव हारने या विधान पालिका द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ऐसे लोगों को पद से हटा दिया जाता है। इसीलिए इसको राजनीतिक कार्यपालिका भी कहा जाता है। स्थायी कार्यपालिका से आशय उन सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से है जो प्रशासन के कामों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इनमें मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, निदेशक, उपनिदेशक, सहायक जो भी प्रशासनिक अधिकारी वर्ग होता है तथा लिपिक आदि सभी कर्मचारी वर्ग आते हैं। ये सभी कर्मचारी स्थायी होते हैं और उनकी नियुक्ति एवं पदोन्नति योग्यता, सक्षमता और सेवा के आधार पर होती है। इनके कार्यकाल और वेतन पर राजनीतिक चुनाव आदि का असर नहीं पड़ता है और ये चुनाव में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकते। इनकी स्थिति एक कारीगर के समान होती है जो राजनीतिक कार्यपालिका की इच्छानुसार नीतियों को तैयार करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। स्थायी कार्यपालिका को लोक सेवाओं के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये जो है ये कारीगर के रूप में कार्य करती है कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका कारीगर की श्रेणी क्यों दी गई कि ये जो निर्माण करते हैं इनके अनुसार जो राजनीतिक कार्यपालिका निर्माण करती है उसी के अनुसार उन कार्यों को संपादित करने का काम स्थायी कार्यपालिका का होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल पुनः मिलेंगे और चर्चा करेंगे आगे के बिंदुओं पर। धन्यवाद।